So today we are going to start with a new medicine, Ethusa cynapium. Its common name is fool's parsley. It was proven by Dr. Nenning and it belongs to family Amblyiferae. Now from introduction, Ethusa cynapium is one of the best remedies for vomiting in children, especially during dentition and hot summer weather due to intolerance of milk. इसका क्या मतलब है? एथोसिया साइनापियम जो मेडिसिन है वो एक बेस्ट मेडिसिन है वॉमिटिंग के लिए बच्चों में, जो कि डेंटिशन के टाइम पे या गर्मियों के वेदर में, या फिर मिल्क की इंटॉलरेंस, यानी कि मिल्क जब बच्चे पीते हैं और उनसे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उनकी बॉडी मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, टॉलरेट नहीं कर पाती, तो इनके अंदर इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क देखने को मिलता है। तो इस तरह के बच्चों में एथोसिया साइनापियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और बहुत अच्छा वर्क करती है। नाउ डेंटिशन मतलब बच्चे जो जब छोटे होते हैं तो कुछ टाइम बाद उनके दांत आने लगते हैं, तो जब उनके डेंटिशन का टाइम आता है, दांत आने लगते हैं, उस वक्त उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों में वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, कुछ बच्चों को फीवर होता है, कुछ बच्चे बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं, बहुत रोते हैं, कुछ को डायरिया हो जाता है। तो बहुत सारी कंडीशंस हमें डेंटिशन के टाइम पे देखने को मिलती हैं। सो एथोसा साइनापियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है वॉमिटिंग के लिए बच्चों में। नाउ इट इज़ अ थर्स्टलेस रेमेडी and most important for cholera infantum, also for epilepsy in babies. Cholera infantum और epilepsy in babies, ये दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं एथोसिया साइनापियम के। पूरी मेडिसिन में हम ये दो वर्ड्स के साथ बहुत बार हमारा इससे सामना होगा। क्योंकि ये दोनों मेजरली इस मेडिसिन में देखे जाते हैं। बेबी कैसा होगा? थर्स्टलेस, यानी कि प्यास नहीं लगेगी, प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और ये कब देखा जाता है? कॉलेरा इन्फेंटम में। बच्चों में जब कॉलेरा लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि डायरिया हो गया, इंडाइजेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, तो ये सब क्या है? कॉलेरा के सिम्टम है। कॉलेरा क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो ये वॉमिटिंग, डायरिया, पेन इन स्टमक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये सब कॉलेरा में आता है। और ये जब इन्फेंट्स में होता है, यानी कि बहुत छोटे बच्चों में होता है, तो उसको हम कहते हैं कॉलेरा इन्फेंटम। ऑल्सो फॉर एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी मतलब फिट्स आना, झटके आना, सीजर्स आना। उसमें क्या होता है? बच्चों में अचानक ऐसे झटके आने लगते हैं, ऐसे आंखें जो होती हैं वो एकदम फिक्स हो जाती हैं, जो आंखों की आई बॉल्स होती हैं वो एक जगह फिक्स हो जाएंगी, दांत ऐसे किटकिटाएंगे आपस में, हाथ पैर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे जर्क्स लगते हैं बॉडी को, ऐसे जर्किंग होती है बॉडी की। और उस टाइम वो बेबी क्या होता है? अनकॉन्शियस होता है। ये सब सुनने में जितना आसान होता है, देखने में उतना ही ख़तरनाक होता है। अगर आपने देखा होगा कभी, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि एपिलेप्सी बहुत ही ख़तरनाक होती है। सो एपिलेप्टिक बेबीज़ में और कॉलेरा इन्फेंटम वाले सिम्टम्स वाले बेबीज़ में एथोसा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। नाउ वी विल कम टू क्लिनिकल्स। सो ब्रेन फैग, कॉलेरा इन्फेंटम, कन्वर्जन, कफ, डिलोरियम, डिस्पेप्सिया, एपिलेप्सी, हेडेक, हिकअप्स, इडियोसी, इन्फेंटम पैरालिसिस, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, डिसऑर्डर ऑफ स्टमक एंड वॉमिटिंग एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में एथोसिया बहुत अच्छा काम करती है। कॉलेरा इन्फेंटम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ब्रेन फैग मतलब होता है कन्फ्यूजन, यानी कि एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड। और डेल्यूरियम और ब्रेन फैग दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, जिसमें कि हमें कन्फ्यूजन ऑफ माइंड देखने को मिलता है। बच्चा इतना ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, इतना ज़्यादा वो परेशान, और उसकी तबीयत इतनी ख़राब होती है कि उसको हमारी बात, हम जो कह रहे हैं वो उसे समझ नहीं आता। एक तरह की अनकॉन्शियस स्टेट होती है ये, मतलब होश में रहेगा लेकिन फिर भी उसको कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसे ब्रेन जैसे फ्रीज हो जाएगा। तो इसको ब्रेन फैग कहते हैं। कन्वर्जन और एपिलेप्सी दोनों सेम चीज़ें हैं। इसी का दूसरा वर्ड कन्वर्जन है। जैसे कि मैंने एपिलेप्सी में बताया, फिट्स जो आते हैं वो कन्वर्जन उसी को कहते हैं। कफ पता ही है। डेलूरियम मतलब होता है एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिसमें कि इंसान होश में रहते हुए भी होश में नहीं रहता, यानी कि वो सुन हो जाता है, सुन पड़ जाना, या डेलूरियम हो जाना मतलब एक तरह की बेहोशी दिमाग की, उसको कहते हैं डेलूरियम। डिस्पेप्सिया मतलब होता है इनडाइजेशन, यानी कि किसी भी फूड का या किसी भी चीज़ का जो बच्चे ने खाई है उसका इनडाइजेशन। तो डिस्पेप्सिया में हमने क्या समझा? इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में क्या क्या होता है? पेट में ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, थोड़ा सा भी खाएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत सारा खा लिया, पेट भर गया। वॉमिट जैसा फील होगा, नोज़िया होगा, डायरिया होगा, और वॉमिटिंग हो भी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें डिस्पेप्सिया में होती हैं। एपिलेप्सी मैंने आपको बता दिया है कि एपिलेप्सी का क्या मतलब है। हेडेक होगा, हिकअप्स आएंगे। इडियोसी यानी कि कन्फ्यूजन, जो कि मैंने बताया ना, कन्फ्यूजन होगा तो बहुत ज़्यादा इडियोटिक हरकतें करेगा, यानी कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है एक्चुअली। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इडियोटिक बिहेव करेंगे, यानी कि
हमें ऐसा लगेगा कि बच्चे को क्या हो गया है, कभी वो रोएगा तो कभी चीखेगा तो कभी इरिटेट होगा। तो इस तरह से इडियोसी देखने को मिलेगी। इन्फेंट पैरालिसिस, यानी कि बच्चा एकदम पैरालाइज हो जाएगा, यानी कि वो हिल नहीं पाएगा, कोई भी एक्शन नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, तो पैरालिसिस भी हो सकता है। इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क बहुत ही मार्क्ड फीचर है एथोसिया साइनापियम में, क्योंकि बच्चे जिनको टॉलरेंस नहीं होता, मिल्क का टॉलरेंस नहीं होता, यानी कि मिल्क उनको डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे ही वो मिल्क लेते हैं उनको या तो वॉमिट हो जाती है या तो डायरिया हो जाता है। तो इस तरह का इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क जब हमें देखने को मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है फॉर दिस काइंड ऑफ कंडीशन। डिसऑर्डर ऑफ स्टमक एंड वॉमिटिंग, तो डिस्पेप्सिया, डिसऑर्डर ऑफ स्टमक एंड वॉमिटिंग, ये सब एक ही तरह के सिम्टम है जिसमें कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, जिसमें कि डाइजेशन हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। नाउ वी विल कम टू स्फीयर ऑफ एक्शन। इट एक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन, which means that it will work on all the nerves, all the glands will be affected by this, and all the inner lining of mucous membranes of our viscera will be affected, and skin. So इसका एक्शन कहाँ कहाँ है? नर्वस सिस्टम पे, ग्लैंडुलर सिस्टम पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे और स्किन पे। पैथोजेनेसिस में हम देखेंगे कि इट इज़ अ फ्राइटफुल पॉइजन हैविंग नार्कोटिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसके अंदर बहुत पॉइजनस प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि नार्कोटिक होती है। नार्कोटिक का मतलब होता है नशा पैदा करने वाली। तो इस तरह की नशीली, जहरीली और पैरालाइजिंग इफेक्ट करने वाली मेडिसिन है एथोसा, जो कि कब ये सब प्रोड्यूस करती है? जब वो क्रूड फॉर्म में होती है। मेडिसिन में कन्वर्ट होने के बाद वो इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को हील करने की पावर रखती है। द प्रिंसिपल वी यूज़ टू मेक दिस ड्रग अराइज फ्रॉम इट्स एक्शन ऑन द स्टमक, तो इसका स्टमक पे बहुत ही अच्छा एक्शन है, इसलिए हम इसको सारी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि डायरिया, डिस्पेप्सिया, कॉलेरा, तो इन सब में ये बहुत अच्छा वर्क करती है। नाउ वी विल सी द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी कैसा है? फीचर एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी, पेन और एंजाइटी दोनों के एक्सप्रेशंस फेस पर बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देंगे। हर्पेक्टिक इरप्शंस ऑन द एंड ऑफ द नोज, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर्पेक्टिक यानी हर्पीज एक स्किन की बीमारी होती है जो कि एंड ऑफ नोज पे उसको हर्पेक्टिक इरप्शंस देखने को मिलेंगे। तो हर्पीज हो जाएगा कहाँ? ऑन द एंड ऑफ नोज। संकिननेस ऑन द फेस विद मार्क्ड लीनिया नेजालिस, इसका मतलब क्या है? संकिननेस का क्या मतलब होता है? अंदर धंस जाना, यानी कि आंखों का अंदर धंस जाना, या फिर पूरे चेहरे का ऐसे सिकुड़ जाना, जैसे गाल अंदर चले जाते हैं ना, हम बोलते हैं गाल पिचक गए, गाल अंदर चले गए। और मार्क्ड लीनिया नेजालिस, इसका मतलब है कि फेस के नाक के इधर और इधर दो फेस लाइंस होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनिया नेजालिस। नाक के नीचे जो प्रोमिनेंट क्रीसेस हमें फेस पे देखने को मिलती हैं उसको हम बोलते हैं लीनिया नेजालिस। You can also search this on Google, so you can find a picture what it demonstrates. So physically the child is so weak that is unable to stand or hold up his head. Physically एथोसा का बेबी इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता वीकनेस की वजह से, और अपना सर भी ऐसे मतलब ऊपर नहीं रख पाता, वो हमेशा ऐसे लेटा जाता है, गिरा पड़ा जाता है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं टिक के बैठा रहेगा, लेटा रहेगा, क्योंकि उससे खड़े होने की और सर उठा के रखने की, स्ट्रेट बैठने की उसमें हिम्मत नहीं होती, क्योंकि फिजिकली बहुत वीक है। टेम्परामेंट देखेंगे तो टेम्परामेंट कैसा है? मेंटली द पेशेंट इज इडियोटिक, कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक। सो पेशेंट कैसा है? इडियोटिक है, कंफ्यूज है और इज अनेबल टू थिंक, यानी कि उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इतनी वीकनेस है, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर, और वो इतना इडियोटिक है, यानी कि उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। आप उसको कुछ भी बोलोगे, कुछ भी कहोगे, ही वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू यू, वो कंफ्यूज रहेगा, उसके अंदर सोचने की ताकत नहीं रहेगी। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके अंदर इस तरह की इडियोसिटी, कन्फ्यूजन और थिंकिंग की कैपेसिटी ख़त्म होती हुई दिखती है, उनको हम कहते हैं कि एथोसा का पेशेंट हो सकता है टेम्परामेंट वाइज। तो रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, यानी कि उसका थर्मल कैसा है? थर्मल यानी कि तासीर होती है, हर एक इंसान की अपनी तासीर होती है, किसी इंसान की ठंडी होती है, किसी इंसान की गर्म होती है। तो हीट एंड कोल्ड से यहाँ पर रिलेशन का ये मतलब है कि थर्मल क्या है उस पेशेंट का। तो एथोसा के जो पेशेंट होते हैं उनका थर्मल कैसा होता है? हॉट पेशेंट होते हैं। हॉट पेशेंट से क्या मतलब है? कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको गर्मी की वजह से होंगी, गर्म चीज़ों की वजह से उसकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, सारी प्रॉब्लम्स गर्माहट की वजह से होंगी। मियाज़म, जैसे कि मैंने आपको बता चुका है कि तीनों मियाज़म्स होते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। तो एथोसा में हमें तीनों मियाज़म को मिलते हैं देखने के लिए। सो इट टचेस ऑल द 3 मियाज़म इन एक्यूट स्टेट। तो ये अगेन एक एक्यूट डिजीज़ की रेमेडी है, और सारे तीनों मियाज़म्स को ये टच करती है एक्यूट स्टेट में।
Now we will come upon the guiding symptoms. So the first and the foremost guiding symptom is the characteristic, uncommon and peculiar symptoms by which one can make selection of this remedy homeopathically by individualizing a patient are. इसका मतलब है कि हर एक पेशेंट इंडिविजुअल होता है, यानी कि वो यूनिक होता है. कोई भी दो लोग एक तरह के नहीं होते, इसलिए हर इंसान अलग, हर इंसान की बीमारी अलग, हर इंसान के सिम्टम अलग, तो हर इंसान की मेडिसिन अलग. तो इसीलिए हमको उसकी इंडिविजुअलाइजेशन करके सिलेक्शन करना पड़ेगा मेडिसिन का, और अगर वो इस मेडिसिन से मैच करते हैं सारे सिम्टम्स तो हम उसको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे. तो पहला गाइडिंग सिम्टम है इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म. मदर्स मिल्क, काउज मिल्क, बॉटल्ड मिल्क, टिन्ड मिल्क, it is vomited out in large curd after vomiting weakness causes drowsiness. किसी भी तरह का मिल्क, चाहे वो मदर का मिल्क हो बेबी के लिए, काऊ का मिल्क हो, बॉटल्ड हो, टिन्ड हो, पैक्ड हो, फॉर्मेंटेड हो, प्रोसेस्ड हो, किसी भी फॉर्म में मिल्क का टॉलरेंस नहीं है इस पेशेंट में. यानी कि वो जैसे ही मिल्क लेगा तो उसके अंदर इतनी इंटॉलरेंस है कि मिल्क जो है डाइजेस्ट नहीं होगा और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में वॉमिट हो जाएगी मिल्क की इन फॉर्म ऑफ कर्ड. क्योंकि जब हम दूध पीते हैं पेट में जाके दूध फट जाता है और फटने के बाद वो कर्डी फॉर्म में बन जाता है. तो जब वॉमिट होगी तो वो कर्ड जैसे लार्ज क्वांटिटी में निकलेगा और वॉमिट होने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो बेहाल हो जाएगा, बेसुध हो जाएगा और उसको अपना ही कोई होश नहीं रहेगा. यानी कि कन्फ्यूजन, इडियोसिटी, अनएबल टू थिंक और प्रोस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? लेट जाना. यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड लाइन में, वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन. ये प्रोस्ट्रेशन पूरे रेमेडी में देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि उसको इतनी वीकनेस हो जाती है कि उसके बाद अपने आप को खड़ा नहीं रख सकता, अपने आप को एक स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं खड़ा रख सकता. तो उसके बाद वो चाहता है कि वो बस फ़ौरन लेट जाए. तो उल्टा लेट जाना या थक हार के लेट जाने को, थकान को, फटीग को, वीकनेस को हम प्रोस्ट्रेशन कहते हैं. उसके बाद सेकंड है इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन. वॉमिटिंग इज वॉयलेंट, सडन एंड फ्रॉदी मिल्क वाइट सब्सटेंस एंड येलो फ्लूइड फॉलोड बाय कर्डल्ड मिल्क एंड चीजी मैटर. इसका क्या मतलब है? जिन बच्चों में टीथिंग हो रही है, मतलब जिन बच्चों के दांत आ रहे हैं, उन बच्चों में इंडाइजेशन देखने को मिलता है. यानी कि वो जो भी खाएंगे पिएंगे, चाहे वो मिल्क ही क्यों ना हो, मिल्क की तो इंटॉलरेंस है ही, इसके अलावा भी अगर वो कुछ भी खाते पीते हैं तो वो भी उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, वॉमिट हो जाएगी फ़ौरन, बहुत ही वॉयलेंट तरीके से होगी, नहीं एकदम से बहुत सारी सडन वॉयलेंट वॉमिटिंग होगी और फ्रॉदी मिल्की वाइट सब्सटेंस या फिर येलो फ्लूइड निकलेगा. उल्टी में कैसा निकलेगा? झाग वाला मिल्की वाइट सब्सटेंस, दूध जैसे कलर का, या तो वाइट निकलेगा या तो येलो निकलेगा. कैसा? झाग जैसा वॉयलेंट तरीके से उल्टी में निकलेगा और उसके बाद वापस से कर्ड वाला, कर्डल्ड मिल्क एंड चीजी मैटर, चिपचिपा चीज़ जैसा, दूध जैसा फटा हुआ उसको उल्टी होगी, जो कि खट्टी होगी, उसमें से स्मेल आएगी, खटास आएगी, उसमें से बदबू आएगी. नाउ थर्ड इज regurgitation of food an hour or so after eating. Now don't get confused with this big word regurgitation. इसका मतलब सिंपली वॉमिटिंग ही है. यानी कि पेट का जो भी कंटेंट है उसको बॉडी जब बाहर एक्सपेल आउट कर देती है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना थ्रू माउथ, उसको क्या बोलते हैं? रिगर्जिटेशन. तो ये जो रिगर्जिटेशन है इट इज सिमिलर टू वॉमिटिंग. तो वॉमिटिंग ऑफ फूड आफ्टर एन आवर सो आफ्टर ईटिंग, यानी उसको इंडाइजेशन है तो खाना खाएगा, उसके एक आध घंटे बाद ही उसको क्या हो जाएगी? वॉमिटिंग हो जाएगी. और वॉमिटिंग कैसी है? वॉमिटिंग किस टाइप की है? ग्रीनिश कॉपियस वॉमिटिंग फॉलोड बाय वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस. उसको उल्टी कैसी होगी? ग्रीन कलर की होगी, कोपियस होगी, यानी कि बहुत ही बदबूदार होगी, बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल की होगी, जैसे कि कुछ सड़ गया हो, इस तरह की स्मेल होगी. वॉमिटिंग के बाद वीकनेस हो जाएगी, वो वीकनेस के कारण लेट जाएगा और उसके बाद लेटने के बाद वो सो जाएगा, क्योंकि उसको थकान हो जाती है. तो हमें बहुत नींद आती है ना थकने के बाद में, तो उसको बहुत नींद आएगी, क्योंकि उल्टी कैसी हो गई उसको? बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और सडन है, यानी कि उसकी जो एनर्जी थी पूरी उल्टी करने में ही चली गई. तो अब वो क्या हो जाएगा? बहुत वीक फील करेगा, लेट जाएगा और सो जाएगा. तो वीकनेस, फ्रस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस देखने को मिलेगी. नाउ फोर्थ गाइडिंग सिम्टम इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट इज वेरी स्ट्राइकिंग इन एथूसा. एथूसा पेशेंट में प्यास जो है वो नहीं लगती, एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, यानी कि उल्टी करने के बाद भी या किसी भी प्रॉब्लम के बाद वो पानी नहीं पिएगा, पानी नहीं मांगेगा, बिल्कुल प्यासा नहीं रहेगा वो, बिल्कुल उसको प्यास ही नहीं लगेगी किसी भी तरह की. तो ये बहुत स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक है एथूसा का. फिफ्थ क्या है? फिजिकल ग्रेट वीकनेसनेस, द चाइल्ड कैन नीदर स्टैंड और नॉर होल्ड द हेड अप. तो फिजिकली कैसा है? बहुत ज़्यादा वीकनेस है, क्योंकि खड़ा भी नहीं हो पा रहा, अपना सर भी
स्टैंडिंग नहीं रख पा रहा है, अपना सर ही नहीं होल्ड कर पा रहा है वो पोजीशन में, तो चाइल्ड के अंदर कैसी बहुत वीकनेस है, नीदर कैन स्टैंड नॉर कैन होल्ड हिज हेड अप, तो ना ही अपना सर उठा सकता है। और प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस इज वेल मार्क्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जब पेशेंट जो है उसके अंदर प्रोस्ट्रेशन और स्लीपीनेस देखने को मिलेगी। प्रोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ लाइंग विद फेस डाउन, यानी कि उल्टा औंधा लेट जाना बेड पे। थक हारने के बाद इंसान ऐसे थक हार के लेट जाता है ना, हाथ पैर छोड़ देता है, उसको हम कहते हैं प्रोस्ट्रेशन, यानी कि थक हार के लेट जाना उल्टा मुंह करके, उसको कहते हैं प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस। स्लीपीनेस मतलब वो लेटने के बाद उसको बहुत नींद आई और सो जाएगा। तो दिस सिम्टम इज़ वेरी वेल मार्क्ड इन एथूजा। Now, sixth is an expression of great anxiety, pain and sunkenness in the face is well marked. Linea nasalis. लीनिया नेजालिस बहुत ही वेल मार्क्ड होगा, फेस के ऊपर बहुत ही प्रोमिनेंट दिखेंगी ये लाइंस उसके चेहरे पे, नोज के आसपास। लीनिया नेजालिस यानी कि लाइन अराउंड नोज, नेजालिस मतलब नोज, तो लाइन अराउंड नोज, लीनिया नेजालिस। और एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, एंजाइटी के, घबराहट के, डरे हुए, पेन के, बहुत ज़्यादा पेन होगा, एंजाइटी होगी, क्यों, अब उसको बार बार उल्टी हो रही है, कोई खाना नहीं पच रहा, तो वो क्या होगा, घबरा जाएगा, टेंशन में दिखेगा, तो उसके एक्सप्रेशन भी कैसे होंगे, एंजाइटी के होंगे और पेन के होंगे। और चेहरा कैसे होगा, अंदर धंस जाएगा, क्यों, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा, उसको जो भी वो खाना खा रहा है वो उसके पेट से निकल जा रहा है, उसको इनडाइजेशन है, वो उल्टी हो जा रही है, तो ताकत तो है नहीं उसके अंदर, और ताकत नहीं है तो फेस कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, संकिन हो जाएगा। और ये संकिननेस की वजह से ही हमें ये देखने को मिलेगा लीनिया नेजालिस। लीनिया नेजालिस सिम्टम इज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एथूजा देन एनी अदर रेमेडी। किसी भी और मेडिसिन में सबसे ज़्यादा एथूजा में ही लीनिया नेजालिस वेल मार्क्ड है। नाउ सिम्टम सेवेंथ इज मेंटली द पेशेंट इज इडियोटिक, इनकैपेसिटी टू थिंक एंड इज़ वेरी मच कन्फ्यूज्ड। सोच समझ नहीं पाएगा, इडियोटिकली बिहेव करेगा क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूज्ड है, घबराया हुआ है, टेंशन एंजाइटी उसमें प्रिवेल्ड है, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए वो बहुत इडियोटिक हरकतें करेगा, यानी कि आप उसको कुछ भी बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, बहुत ही क्रेजीली बिहेव करेगा, इनसेन वे में बिहेव करेगा। ना एट्थ क्या है, एपिलेप्टिक स्पैज्म विद क्लेंच्ड थंब। एपिलेप्सी देखने को मिलती है, एपिलेप्सी एथूजा में वेल मार्क्ड है। पहली चीज़ कौन सी वेल मार्क्ड है, लीनिया नेजालिस। दूसरी चीज़ कौन सी मार्क्ड है, कॉलेरा इन्फेंटम। तीसरी चीज़ क्या मार्क्ड है कि मिल्क का इंडाइजेशन होता है। उल्टी कैसी होती है, कर्ड लाइक, चीज़ लाइक, वाइटी, स्टिकी और लार्ज क्वांटिटी में होती है। फोर्थली क्या है, एपिलेप्सी, यानी कि एपिलेप्सी देखने को मिलती है। तो एपिलेप्सी में क्या होता है, स्पैज्म विद क्लेंच्ड फिज। स्पैज्म मतलब क्या होता है, झटके, किसी एक मसल का ट्विच करना या झटके आना पूरी बॉडी में, तो उसको क्या कहते हैं, स्पैज्म विद क्लेंच्ड थंब। थंब कैसा है, ऐसे थंब, यानी कि ऐसे क्लेंच्ड थंब, यानी अपने क्लॉ के अंदर थंब को क्लेंच किया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लेंच्ड थंब। रेड फेस, फेस कैसा दिखेगा, रेड, फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपल्स। इसका क्या मतलब है, आँखों में बॉल की, आँखों की जो बॉल है उसमें जो बॉल्स होती है वो फिक्स हो जाती हैं और डायलेट हो जाती हैं। प्यूपल होता है, प्यूपल वो होता है जहाँ से हमारी लाइट आँखों के अंदर एंटर करती है। ब्लैक वाले सर्कल के अंदर भी एक छोटा सर्कल होता है, उसको हम बोलते हैं प्यूपल, तो वो कैसा होगा, फिक्स और डायलेटेड। लॉक्ड जॉज विथ स्मॉल हार्ड क्विक पल्स। तो पल्स कैसी रहेगी, हार्ड रहेगी और क्विक रहेगी। लॉक्ड जॉ मतलब जो दांत हैं वो आपस में किटकिटाएंगे, यानी कि मुंह ऐसा किटकिटाएगा, जम जाएगा, यानी कि जो दांत के जबड़े हैं वो आपस में फिक्स हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे आपस में, मुंह नहीं खोल पाएगा, उसके दांत ऐसे किटकिटाएंगे, बजेंगे। माउथ इज फिल्ड विथ फोम, यानी कि मुंह से झाग आएगा। और आईज आर टर्न्ड डाउनवर्ड इंस्टेड ऑफ अपवर्ड और साइडवर्ड। जनरली क्या होता है, फिट्स में आंखें जो होती हैं वो पलट जाती हैं ऊपर की तरफ या फिर साइड वाइज। आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो ऊपर की तरफ पलट जाती हैं, साइड वाइज पलट जाती हैं। लेकिन एथूजा के पेशेंट में आंखों की पुतलियाँ नीचे चली जाती हैं, डाउनवर्ड्स। सो आईज आर टर्न्ड डाउनवर्ड्स। दिस इज द मोस्ट पेक्यूलियर सिम्टम ऑफ एपिलेप्सी इन एथूजा। सो पहले हमने क्या देखा, क्लेंच्ड थंब, यानी कि इस तरह मुट्ठी में ऐसे टाइट कर लेगा, झटके आएंगे। रेड फेस होगा, फिक्स डायलेटेड प्यूपल्स होंगी, माउथ में फोम भरा होगा, यानी कि झाग आएगा मुंह से, जॉज लॉक हो जाएंगे, स्मॉल छोटी, हार्ड, क्विक पल्स हो जाएगी, जो हम पल्स चेक करते हैं वो क्विक होगी, हार्ड होगी, स्मॉल होगी। और पेक्यूलियर सिम्टम क्या है कि आईज जो होंगी, आंखों की जो पुतलियाँ होंगी वो नीचे टर्न हो जाएंगी, ना कि ऊपर या फिर साइड वाइज। नाउ द नाइन्थ गाइडिंग सिम्टम इज हर्पेक्टिक इरप्शंस ऑन द एंड ऑफ द नोज। तो मैंने आपको बता दिया कि हर्पीज जो एक स्किन इरप्शंस होते हैं, एक तरह की स्किन की डिजीज़ होती है, वो हमें देखने को मिलेगी कहाँ, एंड ऑफ द नोज पे। नाउ हम माइंड देखेंगे, तो माइंड में क्या है, एथूजा के द पेशेंट इमेजिन्स दैट ही सीज रैट और माउस रनिंग अक्रॉस द रूम।
पेशेंट को कैसा लगेगा कि चूहा जो है वो रूम के आसपास नीचे ऐसे घूम रहा है। इडियोसिटी विद इनकैपेसिटी टू थिंक एनीथिंग एंड कन्फ्यूज्ड, सोचने समझने की जो शक्ति है, जो सलाहियत है, वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। द पेशेंट फियर्स फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ मच पेन एंड एनजाइटी, यानी कि पेशेंट के चेहरे पे पेन और एनजाइटी के एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे। एंड आर फाउंड ऑन द फेस विद, यानी कि इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी जब पेशेंट के अंदर सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है, पेन और एनजाइटी के एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे हैं, और फेस कैसा है, ड्रॉन कंडीशन विद मार्क्ड लीनियर नेजालिस। लीनियर नेजालिस काफ़ी प्रोमिनेंटली उसके चेहरे पे दिखेगा। एथूजा इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर एग्जामिनेशन फंक, और इसके अलावा अर्जेंटिकम नाइट्रिकम और जेलसीमियम भी एग्जामिनेशन फंक की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एग्जामिनेशन फंक क्या होता है, एग्ज़ाम देने जाने से पहले डर लगना, एग्ज़ाम के डर की वजह से उल्टी हो जाना, एग्ज़ाम के डर की वजह से डायरिया हो जाना, एग्ज़ाम के डर की वजह से बुखार आ जाना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जामिनेशन में जाने से पहले होती हैं उसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन फंक। एलिमेंट्स फ्रॉम, तो एलिमेंट्स किस चीज़ हैं, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन, यानी कि बच्चे के जब दांत आएंगे उस वक्त, गर्मी के वक्त, हॉट समर वेदर में, मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म, मिल्क लेने से, एरर इन डाइट, किसी भी तरह की गलत डाइट लेने से, बैड हाइजीनिक सराउंडिंग, यानी गंदगी में रहने से ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि कॉलेरा कैसा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और डायरिया कैसा है, वो भी गलत खाने पीने से, बैड हाइजीनिक हैबिट्स की वजह से होता है। तो इसी वजह से डायरिया, कॉलेरा, इन्फेंटम भी इन लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम किन किन चीज़ों से है, एरर ऑफ डाइट और बैड हाइजीनिक सराउंडिंग्स की वजह से।